राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 और 55 है मुख्य रूप से। तो बाकी संविधान में तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है हम पढ़ेंगे, ये 54 और 55 इसमें से पढ़ेंगे, एक दो अनुच्छेद और पढ़ लेंगे। बाकी काम संविधान का नहीं है, बाकी काम हमारे ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 का है, 1974 के नियम है, 78 का संशोधन है, 97 में भी संशोधन हुए हैं, वो सारी बातें हैं। एक ये बुकलेट है जो कि इस चुनाव का मुख्य आधार होता है, या इस बुकलेट के आधार पर पूरे चुनाव संपन्न होते हैं। ये होते हैं, इनको अपन अब रख देते हैं साइड में, इन पर चलिए अब साथ साथ पढ़ते रहेंगे अपन अनुच्छेद और संसदीय अधिनियम और जो भी नियम है उन सब पर चर्चा करते रहेंगे। तो देखो, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये टाइटल है। अनुच्छेद 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण करेगा या निर्वाचक मंडल करेगा, इलेक्टोरल कॉलेज जिसको बोलते हैं। सबसे पहले तो यह समझने की बात है कि निर्वाचक गण क्या होता है या निर्वाचक मंडल क्या होता है। तो देखो, आप मान लो लोकसभा विधानसभा में आप वोट डालते हो, आप ये पढ़ रहे हो, तो ये बात एकदम 100% है कि आप मतदाता तो हैं, क्योंकि 18 साल आप पूरे कर चुके हैं, तो आप सबने वोट डाले हैं। लोकसभा विधानसभा पंच सरपंच के चुनाव में आपने मतदान किया है, पंचायत समिति जिला परिषद या फिर नगर निगम निकायों के जो चुनाव होते हैं नगर पालिका के, उनमें आपने मतदान किया होगा। उन सब में जैसे मान लो आप लोकसभा विधानसभा के में ही देखें तो वहां निर्वाचक मंडल कौन है, तो जो वोट डाल सकते हैं, यानी जितने भी मतदाता हैं, जितने भी मतदाता वोट डालने वाले हैं, वो है निर्वाचक मंडल। जैसे सरपंच के चुनाव में निर्वाचक मंडल कौन है, उस ग्राम पंचायत के 18 वर्ष से ऊपर के वे मतदाता या वे व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में जुड़ा हुआ है, वो पूरा इलेक्टोरल कॉलेज है, वो निर्वाचक मंडल है। पंच के चुनाव में उस वार्ड के जो मतदाता हैं वो निर्वाचक मंडल है। तो यहां पर निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा, और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, यानी मतदाता कौन होंगे, सीधी सी बात यह है, हमें यह समझना है। तो सबसे पहले इसमें दो ही बात लिखी है, एक तो यह लिखा है संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी भी लिखा। तो अब संसद आ गया तो सीधी सी बात है, दो सदन है, ये आपको खुद ही अपनी तरफ से लिख लेना है कि इसमें लोकसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं और इसमें राज्यसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। फोन बंद नहीं किया क्या? हेलो, हाँ बताओ। क्लास ले रहा हूं, क्लास में ही फोन उठाया है। लगभग 2 घंटे लगेंगे। ठीक, इसको तो करते हैं एरोप्लेन मोड पे, ये आपको दिक्कत करेगा। तो संसद के निर्वाचित सदस्य हो गए, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दोनों सदन में लोकसभा भी हो गया, राज्यसभा भी। निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यह ध्यान रखना, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल निर्वाचित। दूसरा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्यों की विधानसभा, जो जितनी भी विधानसभा है, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के, तो 28 राज्य हैं, सीधी सी बात है, 28 राज्यों की विधानसभाओं में जो निर्वाचित सदस्य, मनोनीत यहां भी नहीं है। राजस्थान वाले कहेंगे सर हमारे यहां तो मनोनीत सदस्य होता ही नहीं है, लेकिन प्रावधान है कि राज्यपाल एक व्यक्ति मनोनीत कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान में नहीं है। कुछ राज्य हैं, वो 13-14 राज्य हैं जिनमें राज्यपाल एक सदस्य मनोनीत करता है। राजस्थान में कोई मनोनीत सदस्यों का प्रावधान नहीं है। एक इसमें अमेंडमेंट हुआ, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम था,
70वां संशोधन 1992 1992 में इस अनुच्छेद में एक चीज और जोड़ दी गई, एक स्पष्टीकरण लिख दिया गया कि जो ये अनुच्छेद है 54 और 55, इसमें जो राज्य शब्द लिखा हुआ है, तो राज्य शब्द का मतलब क्या है भाई? 54 में जहां भी राज्य लिखा है या 55 में जहां भी राज्य लिखा है, अनुच्छेद 54 और 55 में राज्य जहां लिखा हुआ है तो राज्य का मतलब दिल्ली भी समझा जाए और पुडुचेरी भी समझा जाए। अट्ठाईस राज्य हो गए, तो राज्य शब्द में दिल्ली और पुडुचेरी भी शामिल है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मतदान जो करने वाले हैं वो दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी करेंगे और पुडुचेरी के भी करेंगे। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे। अब देखो बात यह आती है कि मनोनीत सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि संसद में राष्ट्रपति के द्वारा है, देखो सदस्यों का मनोनयन होता है और विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा मनोनयन होता है और खुद राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसलिए जो ये मनोनीत सदस्य हैं इनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं है। क्या पता वो ही राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ रहा हो जिसने उनको मनोनीत किया था, तो वो उसी को वोट देंगे, प्रभावित होंगे वो उससे, तो इसलिए उनको शामिल नहीं किया गया है। दूसरा, ये जो विधान परिषद होती है राज्यों में, तो इन विधान परिषद के सदस्यों को शामिल क्यों नहीं किया गया? इसका एक कारण यह है कि ये सभी राज्यों में नहीं है। कुछ राज्यों में है तो सब में नहीं है, तो फिर भेदभाव की स्थिति हो जाएगी। तो सभी राज्यों में विधान परिषदों का गठन नहीं किया गया है, इसलिए विधान परिषद के सदस्यों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। इनकी विधानसभाओं के सदस्य जो है निर्वाचित वो भाग लेंगे। अब बात यह आती है कि मान लो जब चुनाव हो रहा है तो किसी राज्य में विधानसभा विघटित हो गई है, गुजरात में ऐसा हुआ था, या फिर किसी विधानसभा में कोई सीट खाली है, पद रिक्त है, कोई भी कारण हो सकता है पद रिक्त का। तो भाई या तो चुनाव हुए थे उस समय किसी व्यक्ति ने, ज्यादातर देखते हैं जो बड़े नेता होते हैं जिनका मुख्यमंत्री वगैरह बनने की जो शुरुआत में ही ये रहता है इस पार्टी की सरकार आई तो ये जीतेगा, तो वो रिस्क ना लेते हुए 2 जगह से चुनाव लड़ ले, या किसी की मृत्यु हो जाए तो वो सीट खाली हो जाती है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव बाधित होगा? क्या राष्ट्रपति का चुनाव रोक दिया जाएगा जब तक कि भाई फलाने, जैसे मान लो अभी हरियाणा की विधानसभा विघटित हो रखी है और आज ही राष्ट्रपति चुनाव हो जाए, तो क्या फिर राष्ट्रपति चुनाव को स्थगित करेंगे कि ये तो हरियाणा के लोग तो उसमें भाग ही नहीं ले सकेंगे? तो मुद्दा यह है कि ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति के चुनाव को नहीं रोका जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव होंगे क्योंकि उसमें लिखा है कि निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो जो भंग हो गई है विधानसभा वो निर्वाचित ही नहीं है वो सदस्य, तो मुद्दा ही नहीं उठता है किसी प्रकार का कि वो भाग लेंगे कि नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था गुजरात से संबंधित, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि वो सदस्य क्या निर्वाचित है। जब लोकसभा आपकी विधानसभा भंग हो चुकी है तो विधानसभा भंग होने के बाद सारे सदस्य अपने पद से अपदस्थ हो चुके हैं, वो भूतपूर्व विधायक हो गए सारे। तो जब वो निर्वाचित, क्या वो निर्वाचित है वर्तमान में? बोले नहीं है, तो फिर भाग कैसे लेंगे? नहीं ले सकते। दूसरा, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है कि प्रत्येक 18 वर्ष का व्यक्ति जाके वोट डाल दे, ऐसा नहीं होता है। देखो अप्रत्यक्ष का मतलब हम पहले अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो प्रतिनिधि फिर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। और राज्यसभा के सदस्य तो और ज्यादा अप्रत्यक्ष हो गए क्योंकि राज्यसभा के सदस्य ही खुद अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं। बताओ उनको जनता चुनती है क्या? जनता पहले अपने विधायकों को चुनती है, वो विधायक राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो सीधे चुनाव नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। संविधान सभा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन पर बहुत बड़ी बहस हुई थी, लेकिन
कुछ ऐसे ठोस आधार थे जिसके कारण हमने अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को ही अपनाया। देखो, जब भी संविधान बना है तो हर मुद्दे पर बहस हुई है, बहुत बड़े तर्क वितर्क हुए हैं कि ये प्रणाली अपनाएं कि ये अपनाएं, ये प्रावधान अपनाएं कि ये नहीं अपनाएं, इससे क्या नुकसान होगा, इससे क्या फायदा होगा। तो उस पर जब अप्रत्यक्ष को अपनाया तो कुछ आधार थे। क्या आधार थे? पहला आधार तो यह था कि भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी थी। इस बड़े आकार को देखते हुए प्रत्यक्ष निर्वाचन करना बहुत ही महंगा पड़ता। चलो मान लो कर भी लिया, महंगा भी हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर प्रत्यक्ष निर्वाचन से जो राष्ट्रपति चुनकर आएगा, पूरे देश के मतदाता उसको वोट देंगे, तो क्या वो मंत्री परिषद की अधीनता को स्वीकार करेगा? प्रधानमंत्री की और राष्ट्रपति की रोज लड़ाई होगी, दोनों को जनता ने चुना है, तो कैसे वो उससे कम अपने आप को मान लेगा? जबकि हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया, ब्रिटिश मॉडल को अपनाया है हमने, तो राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, हमने ये सिस्टम को अपनाया है। तो फिर अगर राष्ट्रपति को डायरेक्ट हम चुनेंगे प्रत्यक्ष रूप से, तो वो कैसे अपने आप को प्रधानमंत्री से कम समझेगा? शक्ति संघर्ष होगा, सीधी सी बात है। तो ये कारण था। केटी साहा का नाम सुना होगा आपने, संविधान सभा में केटी साहा ने कहा कि राष्ट्रपति का नाम भारत का मुख्य कार्यपालक रख दो, चीफ एग्जीक्यूटिव, भारत संघ का मुख्य कार्यपालक, या फिर राज्य अध्यक्ष, हेड ऑफ द स्टेट रखो। प्रेसिडेंट की बजाय आप या तो चीफ एग्जीक्यूटिव नाम रखो या फिर रखो हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का अध्यक्ष। वैसे तो राज्य का अध्यक्ष होता ही है राष्ट्रपति। तो ये शब्द किसने प्रस्तावित किए? केटी साहा ने। ये सब संविधान सभा की बात है, माना नहीं गया इनको, लेकिन ये प्रश्न पूछ लेते हैं क्योंकि संविधान निर्माण की प्रक्रिया को अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, हम इसको बाद में पढ़ने वाले हैं। तो संविधान निर्माण जब पढ़ेंगे पूरी संविधान सभा को, वहां पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसको ना पढ़ने का कारण हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि उसको शुरुआत में पढ़ते हैं तो बहुत सारी व्यवस्था को आपको वही समझाना होता है, वो जो सारे शब्दों का स्पष्टीकरण वही देना होता है, फिर वहां टाइम लगता है या फिर उसको बिना समझाए आगे बढ़ना पड़ता है। पहले अपन ये पढ़ लेते हैं, फिर पीछे चलेंगे। तो और उन्होंने ये भी कहा था केटी साह ने कि राष्ट्रपति का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, यानी प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो अभी तो यहां तक लिखो, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, आप हेडिंग डालो और उसमें लिखो अनुच्छेद 54। 54 में लिखो राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखो, अब जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना। बोर्ड पर सारी चीजों को हमने पहले ही लिख लिया है, अगर नहीं लिखेंगे तो ये 2 घंटे का वीडियो लगभग 4 घंटे का बन जाएगा। सारी का नहीं, लगभग हमने 20, 30, 40% चीजों को लिखा है। तो लिखो अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण या निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज भी लिख लो, के माध्यम से होगा। इस निर्वाचक मंडल में निम्न व्यक्ति होंगे। नंबर 1, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। नंबर 2, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब एक जो प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है उसको अलग से इसी अनुच्छेद में ही लिखा हुआ है, वो लिखो। इस अनुच्छेद में 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, इस अधिनियम में 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा एक स्पष्टीकरण भी स्थापित किया है, या एक स्पष्टीकरण का भी उल्लेख किया है कि इस अनुच्छेद, और इस अनुच्छेद के ब्रैकेट में 54 लिख लो, 54 पढ़ रहे हैं हम, कि इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 55 में राज्य शब्द के अंतर्गत दिल्ली और पुडुचेरी भी शामिल है। राज्य शब्द स्पष्टीकरण में लिखा है कि इस अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में प्रयुक्त
राज्य शब्द, अंडरलाइन कर लेना इन्वर्टेड कोमा में, प्रयुक्त राज्य शब्द के अंतर्गत दिल्ली और पुडुचेरी भी शामिल है। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में, ये मैं अपनी तरफ से लिखवा रहा हूं, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश लिख लो, संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश एक ही बात है, संघ राज्य क्षेत्र या जो भी आप लिखना चाहो, संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे। आगे लिखो, नोट, राष्ट्रपति के चुनाव के समय अगर किसी राज्य की विधानसभा विघटित है या किसी विधानसभा में कोई पद रिक्त है तो उनके बिना ही राष्ट्रपति का चुनाव होगा, अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव बाधित नहीं होगा। नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, छोटी सी हेडिंग डाल के लिखो, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से या प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट, के.टी. साहा राष्ट्रपति नाम की जगह भारत का मुख्य कार्यपालक ब्रैकेट में लिख सकते हो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन या इंडियन यूनियन, जो भी बनेगा इसका, भारत का मुख्य कार्यपालक आप देख लेना, और राज्य का अध्यक्ष। के.टी. साहा राष्ट्रपति नाम की जगह भारत संघ का मुख्य कार्यपालक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया ये बनेगा, और राज्य का अध्यक्ष हेड ऑफ द स्टेट शब्द प्रयुक्त करने के पक्ष में थे, तथा राष्ट्रपति का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के द्वारा चाहते थे। तो ये तो हो गया हमारा अनुच्छेद 54 से संबंधित और कुछ और बातें। अब अपन चलते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो तरीका है, रीति है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या प्रोसेस है, राष्ट्रपति के चुनाव का प्रोसेस क्या है,